हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कल हमने अपना लास्ट टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स का, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट। तो हम उससे आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखते हैं हम क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तक हमने रेट लॉ रेट कांस्टेंट तक पढ़ लिया था। द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी हमारी फॉर अ जर्नल रिएक्शन, ये हमारी एक जर्नल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स इन द सेंस, जैसे हमने कल पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से किया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास यहाँ के कांस्टेंट आया। उसके बाद जो ए है हमारा, यहाँ ए है हमारा रिएक्टेंट, और जो ये वाई है वो वाई है हमारी एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, जो कि हम कहाँ लेंगे, पावर के अंदर लेंगे। सेम ऐसे ही बी भी हमारा रिएक्टेंट है, और जो बी के हमने पावर में वाई लिया है, ये भी हमारी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती किसकी टर्म्स में, ये देखते हैं हम हेयर। एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ए का। ये जो हमारा ए है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्स। सेम अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाई। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में वाई। मतलब बेसिकली हमने ऑर्डर यहाँ किसको बोला है, ऑर्डर हमने बोला है एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और वाई को। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम यहाँ देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन फ्रैक्शन। जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 से लेके इवन फ्रैक्शन तक भी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस आर टर्म्ड एज 0, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम बात करें कि हमारी जो रिएक्शन है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डर की है, तो हम उसको कैसे सिम्बलाइज करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर टर्म्ड एज 0, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। A zero order reaction means that the rate of reaction is independent of the concentration or of reactant. अगर हमारी कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, मतलब अगर हमारी कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, तो उसमें जो हमारा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अगर हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। अगर हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन का, अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन है, तो वो सबसे पहले हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, ताकि हम जो उसका ऑर्डर है वो प्रॉपरली डिफाइन कर सके कि कोई हमारी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और कौन सी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। ताकि जब हमारी कोई भी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होगी तो हम इजीली इन सब चीज़ों को डिफाइन कर सकेंगे। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में कल ही पढ़ा था, तो हम यहाँ भी देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारी क्या यूनिट्स हो जाएंगी और रेट कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएंगी। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ए क्या है हमारा, यहाँ ए से हम कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर हम nth ऑर्डर, अब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो हमने एक जनरल फॉर्म ले ली है इसकी। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ए से हम कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट हो जाएगा के ए की पावर एन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास
कोई भी अभी वैल्यू गिवन नहीं है, हमने nth ऑर्डर के लिए निकाला है। तो अगर हम यहाँ बात करें k इज इक्वल्स टू रेट अपॉन में a की पावर n इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे हम रेट, वही चीज़ हम देख रहे हैं, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। अब हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, अगर हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन गिवन थी, हमने इसके लिए रेट कैसे निकाला था, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन, और प्रोडक्ट के लिए था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव में था, प्रोडक्ट के लिए हमारा पॉजिटिव में था। तो सेम हमने क्या किया है, रेट अपॉन में AN की कंसंट्रेशन लिया। तो अब कंसंट्रेशन रेट क्या था हमारा, रेट की वैल्यू हम डालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में टाइम टेकन मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर n। अब 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर n क्या है, ये हमने रेट अपॉन में A की पावर n लिया है, हमने रेट अपॉन में A की पावर n ली है। तो यहाँ हमने रेट की वैल्यू को पुट किया, पहले रेट की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसके नीचे ये A की वैल्यू मतलब कंसंट्रेशन हमारी यहाँ आएगी। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखे तो मल्टीप्लिकेशन में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर n। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, k की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ये है हमारी n और ये है हमारी 1, यहाँ है कंसंट्रेशन n, यहाँ है 1। अगर हमारे पास दो कंसंट्रेशन डिवाइड में है, मतलब हमारे पास दो कंसंट्रेशन अगर डिवाइड में है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल हमारी पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम कंसंट्रेशन 1 माइनस n और टाइम पर इनवर्स ये लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन 1 माइनस n और टाइम पर टाइम, क्या बोल सकते हैं हम इसको, पर टाइम। अब हम यहाँ 1 बाय 1 इंटीग्रेटेड फॉर्म फर्स्ट जीरो और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकालने से पहले इनकी यूनिट्स देख लेते हैं कि अगर हमारी कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, वहाँ हमने रिएक्शन निकाली थी nth टर्म के लिए, यहाँ हम देख लेते हैं अगर हमारी कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है तो वहाँ हमारी यूनिट क्या हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगी हमारी मोल पर लीटर अपॉन में टाइम मतलब सेकेंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोल पर लीटर। अगर हमारी रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर की, यहाँ हमारी वैल्यू n थी कंसंट्रेशन में, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमने यहाँ जीरो पुट किया। अब हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे, -1 माइनस जीरो। अब जीरो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और पर सेकेंड हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम हमें क्या करना है, यहाँ हमने जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ हमें पावर में क्या लिखना है, n की जगह 1 लिखना है। अब 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं मोल पर लीटर -1 और बीच में माइनस लगा के फिर हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ हमारा आ जाएगा 1 प्लस का 1, नो अब हमें क्या करना था यहाँ पर, मोल माइनस का 1 माइनस प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस और ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी यूनिट आ जाएगी पर सेकेंड। सेम अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा हमारा, मोल पर लीटर सेकेंड मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2 में से अगर हम -1 करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब भी आप लोगों ने ऑर्डर देखा, ऑर्डर क्या होता है हमारा, कि जो एक्सपोनेंशियल पावर है उनका जो एडिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो हमने रेट लिया था, रेट इज इक्वल्स टू k a की पावर x एंड b की पावर y। तो जो हमारा इन दोनों का सम था x प्लस वाई, ये क्या होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो क्या होती है।
तो स्टार्ट करते हैं हम। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज सिंपली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शंस which must collide simultaneously. Let us consider the following reactions. कुछ रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम जर्नल रिएक्शंस के थ्रू हम मॉलिक्युलरिटी पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। हम लोगों ने एक जर्नल रिएक्शन पढ़ी थी, ए बी बी सॉरी जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा सी सी प्लस डी डी। यहाँ जो हमारे पास ए स्मॉल सी डी गिवन है, ये क्या है कि हमने कितने नंबर ऑफ आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं। तो ये जो हमारे आगे जो हमारी कोफिशिएंट्स गिवन है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये कहलाते हैं हमारे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। यही डेफिनेशन के अंदर गिवन है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज सिंपली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब ए जो हमारी एलिमेंट्स, एटम, कंपाउंड जो भी हैं, वो हमारी कितने स्पीसीज गिवन है, प्लस रिएक्टेंट के दूसरी कौन सी स्पीसीज गिवन है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, जो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस गिवन है। NH4NO2 हमें क्या क्या दे रही है, N2 + 2H2O। अब ये रिएक्शन है आपकी यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब इसके अंदर एक ही तरह के स्पीसीज गिवन है, मतलब यहाँ पर आपके पास एक ही तरह के स्पीसीज गिवन है। NH4NO2, अब ये एक कंपाउंड हो गया, इसको आपने जब एक रिएक्ट करा है, जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है N2 + 2H2O में। मतलब जो हमारे पास यहाँ रिएक्टिंग स्पीसीज है, यहाँ पर कितना कंपाउंड है, ओनली 1 है। और ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हम रिएक्टेंट के अंदर देखेंगे कितने गिवन है, सिर्फ 1 है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 1m, या फिर हम लिख सकते हैं m = 1। सेम अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, 2HI। अब ये किस में प्रोडक्ट बना रहा है, H2 + I2, किस में डिकम्पोज हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में। पर ये जो रिएक्शन है ये बायोमोलिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे H2 की कितने स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं, 2, तो m यहाँ पर मतलब मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी हमारी, 2। सेम अगर हम बात करें, ये है हमारी ट्राई मॉलिक्युलर, मतलब 2 NO के मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मतलब 2 प्लस में 1, कितने हो गए टोटल, 3। m की वैल्यू क्या हो गई हमारे यहाँ, 3। मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी, 3। एक क्वेश्चन है हमारा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के लिए ही क्वेश्चन है, व्हाई द रिएक्शन हैविंग मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर। जो हमारी मॉलिक्युलरिटी है किसी भी रिएक्शन की, वो 3 से ज़्यादा मतलब बहुत ही रेयर होती है। मतलब अभी हमने बात करा कि हमारे पास या तो कोई एक ही कंपाउंड है जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या था, हमने फर्स्ट रिएक्शन में पीछे क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक ही कंपाउंड था कंप्लीट, एक ही कंपाउंड के अंदर क्या था, वो 2 जगह डिकम्पोज हो रहा था, पर जो मॉलिक्युलरिटी थी वो क्या थी हमारी, 1 थी। फिर हमने 2HI वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ पर हमारे 2 क्या है, ये क्या है हमारा जो HI है, इसकी क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 2 मॉलिक्युलरिटी है, मतलब 2 स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हमने 3 पढ़ा था कि हमारे पास 2 अलग अलग रिएक्टेंट है, जिसमें 2 था, 2NO प्लस में 1H2। तो यहाँ क्या था, 2 मॉलिक्यूल्स तो हमारे NO2 के हो गए, प्लस में 1 हो गया हमारा हाइड्रोजन का, टोटल मॉलिक्युलरिटी हो गई 3। तो मतलब क्या कंडीशन है कि हाँ जो हमारी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारी जो होती है किसी रेयर रिएक्शन ही होती है। क्यों होती है, क्वेश्चन यही है। सिंस हम आंसर देखते हैं इसका, सिंस द चांसेस ऑफ कोलिजन एंड रिएक्शन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम आर वेरी लेस, द मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर। अब जो कोलिजन, अगर हम कोलिजन की बात करें, कोलिजन की अगर हम बात करें, जो कोलिजन हमारा होता है 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब रेयरली 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन अच्छे से हो पाता है, ठीक है, एट ए टाइम आर वेरी लेस, मतलब बहुत ही कम टाइम में जो हम अगर बात करें कोलिजन की, 2 या 3 अगर हमारे पास मॉलिक्युलरिटी है तो उनके अंदर लेस टाइम के अंदर हमारा जो कोलिजन है वो कंप्लीट
हो जाता है। इसी वजह से जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो बहुत रेयर होती है कि 3 से ज़्यादा होगी, मतलब 3 से ज़्यादा बहुत ही कम होती है हमारी मॉलिक्यूलैरिटी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेटेड ही, मॉलिक्यूलैरिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, मतलब हमारे पास क्या सपोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह से क्या हो जाती है, हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर आ जाती है। मान लो हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ गिवन ज़्यादा होगी, यहाँ भी हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी गिवन होगी। तो उसमें होता क्या है, क्या वो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है? नहीं। वही एक बार हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर मैं आगे समझाती हूँ। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ नो मीनिंग। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, आगे देखो। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन द सीरीज of two or more elementary reaction and thus it's complete in several steps. The slowest steps or the slowest reaction determines the rate of the reaction, hence we find the molecularity of the slowest elementary reaction of a complex reaction which is general similar to overall order of complex reaction. हमारे पास कोई रिएक्शन गिवन है, सपोज हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन में आपको जर्नली ले लेते हैं, वही हम ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है वो हमारी एक ही स्टेप पे कंप्लीट नहीं होगी। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए बी मिलकर के बना रहे हैं सी, और ए प्लस बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, डी बना रहे हैं। अब इसका जो प्रोसेस है ये है स्लो, और ये वाली जो रिएक्शन हो रही है ये फास्ट। मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक स्टेप में कंप्लीट ना होके स्टेप 1 और स्टेप 2 में कंप्लीट हो रही है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारी हो रही है स्लो, और जो सेकेंड रिएक्शन हो रही है वो फास्ट हो रही है। तो जो हम बेसिकली अपना रेट कांस्टेंट और रेट लॉ निकालते हैं वो निकालते हैं हम स्लो रिएक्शन में, क्योंकि वहाँ हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू गिवन होती है। मतलब डेल्टा टी या फिर डी टी की अगर हम बात करें, वो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होती। अगर कोई रिएक्शन फास्ट होगी तो वहाँ टाइम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो वहाँ टाइम भी गिवन होगा। तो हम जो रेट है अपना, वो रेट कौन सी रिएक्शन के लिए निकालते हैं, स्लो के लिए निकालते हैं। तो जो हम स्लो रिएक्शन के लिए रेट निकालते हैं, और जो उसमें मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हमारे गिवन है मॉलिक्यूलैरिटी, उन्हीं को हम काउंट करते हैं उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी निकालने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर। अभी हमने मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर पढ़ा है, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ी है हमने, ऑर्डर पढ़ा है। तो अगर हम अपनी जर्नल रिएक्शन लिख लेते हैं, जिससे हम ईजिली समझ पाएंगे कि हमने अभी बेसिकली पढ़ा क्या क्या है। हमारी रिएक्शन है ए बी बी, हमें क्या दे देंगे, सी सी प्लस, ये हमारी जर्नल रिएक्शन हो गई। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में। सबसे पहले है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। अब हम एक बार रेट के लिए इक्वेशन भी देख लेते हैं कि हमने रेट के लिए क्या क्या देखा था। R इज इक्वल्स टू में K, एक की पावर x और एक की पावर y, ये हमने देखा था रेट। मॉलिक्यूलैरिटी देख लेते हैं हम। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर अगर हमारे पास एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम रिएक्ट कर रहे हैं, ये कहलाती है हमारी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, और इट्स द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। अब जो हमारी रेट लॉ इक्वेशन है उसके अंदर जो हमारी क्या है, कंसंट्रेशन पावर है, ये क्या थी, इसकी रिएक्टेंट और जो हमारी दोनों रिएक्टेंट है उनकी जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका जो हम सम निकालते हैं, n इज इक्वल्स टू x प्लस में y, ये कहलाती है हमारी ऑर्डर, ठीक है। ये कहलाता है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी और वो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें,
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कैन नॉट बी जीरो। अब जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी जीरो हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था या तो 1 होगी या फिर 2 होगी मॉलिक्यूलरिटी, 3 होगी, और 3 से ज़्यादा हमारी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, रेयर होती है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारा ज़ीरो हो सकता है, मतलब जो हमारे यहाँ पे पावर है वो ये ज़ीरो हो सकती हैं। n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हमारे पास ज़ीरो हो सकता है। ये क्या है, हमारा ऑर्डर। नेक्स्ट है इट इज़ अ थियोरटिकल कंसेप्ट। ये जो है हमारा ये एक थियोरटिकल कंसेप्ट है, और इट कैन ऑर्डर देखते हैं हम, इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और जो हमने ये रेट लॉ निकाला है, ये क्या है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली रीडिंग लेकर के नोट करते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, ऑलवेज अ होल नंबर। और जो ऑर्डर होगा हमारा, इट कैन बी इवन हैव फंक्शनल फ्रैक्शनल वैल्यू। हमने ऑर्डर के लिए पढ़ा था, ऑर्डर में हमारे पास 0, 1, 2, 3 और से लेकर के हमारा फ्रैक्शनल, इवन फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हमारा हो सकता है। मतलब अभी हम 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद हाफ लाइफ भी पढ़ेंगे हम। इसके अंदर हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि किस रिएक्शन की हाफ लाइफ भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैज़ नो सिग्निफिकेंस, इंडिविजुअल स्टेप्स हैज़ इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी। जो हमारी, अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो उसमें जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी हम एक सिंगल स्टेप की ना देख करके उसको हम देखेंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कभी भी सिंगल स्टेप में ना होकर के मल्टीपल स्टेप्स में होती है। तो जिसमें हमारा जो रिएक्शन स्लो हो रही होगी, हम वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी मॉलिक्यूलरिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, जो हम रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें तो वहाँ हमारा जो ऑर्डर है वो हम क्या देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं। क्योंकि अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी होगी तो हमें क्या, रिएक्शन से कुछ नहीं रहा, हमें उसकी कंसंट्रेशन पावर से निकालना है एक्सपेरिमेंटली। आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें हम 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशंस करेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म में, और उसमें जो हमारे फॉर्मूले आते हैं हम वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।